हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज मैंने आपको एक नया टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो कल मैंने एटम का बेसिक इंट्रोडक्शन और थॉमसन पम्प पुडिंग मॉडल और एटम का किस मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कैसे डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो आज मैं बताऊंगा। सब एटॉमिक पार्टिकल तो डिस्कवर हो गया, उसके बाद वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, बेसिकली तीन फंडामेंटल जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसका पोजीशन कैसा है इन द एटम, एटम के अंदर वो कैसे रहता है, उसको जानने के लिए अभी मतलब जो रिसर्च शुरू हो गया। सबसे पहले थॉमसन ने आके एक छोटा सा रिसर्च किया और छोटा सा एक प्रोसेस शुरू किया। उसके बाद रादरफोर्ड आके एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रादरफोर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? रादरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, रादरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे रादरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रादरफोर्ड ने रादरफोर्ड ने क्या किया? रादरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, एक लेड ब्लॉक लिया, इस तरह एक लेड ब्लॉक लिया, मोटा सा एक लेड ब्लॉक लिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो रे है यहाँ पे ना निकलना चाहिए, यहाँ पे सीधा निकले, इस तरह से एक लेड ब्लॉक लिया, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया। वो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल लिया था रादरफोर्ड, वो था बिस्माथ 83-214। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया रादरफोर्ड ने। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकला, और निकलने के बाद यहाँ पे एक प्लेट लिया विथ सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक लेड प्लेट लिया विथ सॉल्ट, इसको बोलेंगे लेड प्लेट विथ सॉल्ट। ये एक ले लिया। यहाँ पे जब रस्सी, यहाँ पे पार्टिकल का जो रे है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो रे है यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये मतलब डिस्टिंग्विश हो रहा है, अलग अलग हो रहा है इस तरह से। ये अल्फा पार्टिकल मतलब बहुत सारे रे में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक रे आया, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे बहुत सारे रे में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद रादरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक गोल्ड प्लेट रख दिया। ये एक गोल्ड प्लेट है, ये जो रो डिवाइड हो गया, ये सीधा से टकराया इस गोल्ड प्लेट से। तो रादरफोर्ड ने ये अल्फा पार्टिकल जो ये गोल्ड प्लेट में टकराता है, उसके बाद इसका रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे एक फ्लूरोसेंट स्क्रीन लिया, यहाँ पे एक फ्लूरोसेंट स्क्रीन लिया, जेडेनेस कोटिंग, जिंक सल्फेट कोटिंग फ्लूरोसेंट स्क्रीन ले लिया। यहाँ पे ये क्या है? जेडेनेस कोटिंग फ्लूरोसेंट स्क्रीन, ये ले लिया। जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गोल्ड प्लेट से टकराया, उसका वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो देखने के लिए यहाँ पे एक जेडेनेस कोटिंग फ्लूरोसेंट स्क्रीन ले लिया। जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकराने के बाद किस तरह से यहाँ पे जेडेनेस में स्टार्क कर रहा है, जब ये अल्फा पार्टिकल इसको टकराने के बाद स्टार्क करता है, तब दिस पोजीशन यहाँ पे एक लाइटिंग हो रहा है। जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड प्लेट से टकराने के बाद जेडेनेस कोटिंग फ्लूरोसेंट स्क्रीन में स्टार्क कर रहा है, तब यहाँ पे एक लाइटिंग हो रहा है। उसके ये देखने के बाद रादरफोर्ड ने ये कंक्लूजन में आया। रादरफोर्ड बेसिकली ये समझाने की कोशिश की, ये जो एक्सपेरिमेंट रादरफोर्ड किया, उसके बाद रादरफोर्ड क्या समझाने की कोशिश किया? रादरफोर्ड ये समझाने की कोशिश किया, रादरफोर्ड ये बोलने की कोशिश की कि देखिए एक एटम है,
एटम का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं बहुत सारे पाथ है। यहां पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। तो रादरफोर्ड ने बेसिकली स्कैटर किया, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल किया और बहुत सारे इस तरह से दिखाने की कोशिश की। देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो रहा है, और ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल जब सीधा सा एक, मतलब इसका रिजल्ट बहुत सी अजीब सा निकला। देख रहा है रादरफोर्ड कि 2-3 अल्फा पार्टिकल एक एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधा 180 डिग्री घूम के फिर आ रहा है उसी तरफ जिस तरह से निकल रहा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधा, कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, सीधा निकल रहा है। रादरफोर्ड बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इतना सारा इसका जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट इतना सारा कंक्लूजन निकल रहा है, और इसके बाद कंक्लूजन जब निकल रहा है उसके बाद रादरफोर्ड ने एक पॉइंट पे आया और बहुत सारे थ्योरी प्रूव कर दिया, बहुत सारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखा ये देखने के बाद कि बोला कि जो एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है ना, एटम का जो न्यूक्लियस है वो सबसे छोटा पार्ट है, मतलब एटम न्यूक्लियस आर एट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे छोटा पार्ट में रहता है। दूसरे बात ये बोला कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट रहता है, ये बोला। सेकेंड बोला जो एटम का जो मास है, मोस्ट ऑफ द मास आर कॉन्सेंट्रेट एट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस एटम का सबसे छोटा पार्ट है, मतलब एटम के जितना बड़ा एटम होता है एक, उसका तुलना में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, ये रादरफोर्ड ने पहले बोला। दूसरी बात ये बोला कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है। थर्ड पार्ट ये बोला कि एटम का जो सबसे ज्यादा मास है पूरा का पूरा एटम का, वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में रहता है। 3 पार्ट बोला। और चौथा पार्ट बोला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वैकेंट। ये 4 पार्ट बोला रादरफोर्ड ने, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर वैकेंट, ये 4 पार्ट बोला। सबसे पहले पार्ट बोला स्मॉलेस्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट बोला पॉजिटिव चार्ज, थर्ड पार्ट बोला मास, मोस्ट मासेस। ये जो तीनों है, ये तीनों का कौन सा है, न्यूक्लियस, मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, सबसे स्मॉल पार्ट है एटम का वो न्यूक्लियस है, सबसे ज्यादा मास है एटम का वो भी न्यूक्लियस में रहता है, और जो चौथा पार्ट है वो क्या है एटम का, वो जो चौथा पार्ट है वो है न्यूक्लियस के मतलब अलावा और जो एटम का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो वैकेंट है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर वैकेंट। ठीक है, ये बात बोला। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ये बोला कि जो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है, न्यूक्लियस का जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस का जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसके अलावा जो ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन का सिचुएशन कहाँ है, सेंटर में, सबसे ज्यादा मास, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम की तुलना में, और तो वगैरह वगैरह सब बोल दिया जो वैकेंट है पार्ट। और उसके बाद बोला कि एटम के जो न्यूक्लियस है उसके बाहर का पार्ट का नाम क्या है, उसको बाहर को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम का जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम का जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब सवाल आता है, अब रदरफोर्ड ने ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तब जाके और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ये दिखाने की कोशिश की जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एटम के साथ किस तरह रहता है, कैसे रहता है। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। तो रदरफोर्ड ये बोला यहां पे तो न्यूक्लियस है, यहां पे जो ये पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इस पाथ को रदरफोर्ड ने बोला कि ये है ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने बोलने की कोशिश की। और उसके बाद रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसके पीछे दो फोर्स काम कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है ना, इसका पीछे दो फोर्स काम कर रहा है। सबसे पहला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा जो फोर्स है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर पाथ से। ये दो फोर्स जब इक्वल नियर इक्वल हो रहा है तब ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो दो फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जब नियर इक्वल हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। ये तो डिस्कवर कर दिया रदरफोर्ड ने, मतलब इतना आगे चला गया। इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एटम में न्यूक्लियस रहता है, उसके बाहर सर्कुलर पाथ ऑर्बिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है वहां पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पे जब साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे डिस्कवर हुआ, तब ये डिस्कवर देखा गया कि जब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तब वो चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके अंदर से निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, ये घूम रहा है, यहाँ पे बहुत ही जोर जोर से घूम रहा है, कॉन्टिन्यूअसली घूम रहा है। तो इसके अंदर से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, मतलब इसका एनर्जी एक निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंटिन्यूअसली निकलेगा इलेक्ट्रॉन से, जब घूम रहा है, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन उसका जो घूमना है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ रहा है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। ये जो मूव कर रहा है तब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। तब इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन घूम रहा है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बोला इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो तब क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म होते जाएगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में अटैक करेगा और एटॉम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक रदरफोर्ड का फॉल्ट रह गया। रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बाद दूसरा जो रदरफोर्ड का फॉल्ट है, रदरफोर्ड ये बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो नॉर्मली वो क्या करेगा, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है, लेकिन वास्तव में एटम में से डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखा जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं देखा जाता है। तो रदरफोर्ड का दो गलती है। एक है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मतलब कंटिन्यू घूम रहा है तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके अंदर से निकलेगा और ये एटम कोलैप्स कर जाएगा, और दूसरा जो है ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लेकिन वास्तव में डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखा जाता है। ये जो दोनों फॉल्ट है ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये दोनों फॉल्ट को ठीक ठाक समझाया, मतलब इस दोनों फॉल्ट को ओवरकम कर दिया बोर ने। इसके बाद आया बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? बोर आ गया। रदरफोर्ड के बाद आ गया बोर एटॉमिक मॉडल। चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बोर एटॉमिक मॉडल समझाता हूं। प्लीज़ ये वीडियो बोर जो रदरफोर्ड का मॉडल है ये बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, ये आपको बहुत ही काम आएगा। धीरे धीरे चीज़ों अगर आप मतलब जो स्टोरी की तरफ समझेंगे ना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो बहुत ही काम आ जाएगा। अब आप किताब में पढ़ के रट मार के तो आप नहीं समझ सकते, मैं जो स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ ये आपको बहुत ही आपको समझने में बहुत ही मदद करेगा। आप बहुत ही चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, चलिए ये जो वीडियो है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं भी आपको समझने की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, मैं आपको फिर चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है, गोपाल केमिस्ट्री देखते रहिए। आज के पार्ट इसी तरह, नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रहा हूँ बोर एटॉमिक मॉडल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।